हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर अतुला फ्रॉम डॉक्टर अतुलाज हाउस ऑफ बायोलॉजी। कंटिन्यू करते हैं उसी सीरीज़ में क्लास 11 का नेक्स्ट चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी को आगे टेकअप कर रहे हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन से। इन अदर वर्ड्स आज हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो ये फर्स्ट लेक्चर है। लेट अस टॉक अबाउट कि इस चैप्टर में क्या क्या होगा। इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि एक्सक्रीशन होता क्या है, उसमें कौन कौन सी तरह से एक्सक्रीशन किया जाता है एंड कौन कौन से एनिमल्स हैं जो कि एक्सक्रीशन के अलग अलग ऑर्गन्स को यूटिलाइज करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की, जिसमें किडनीज का स्ट्रक्चर और इंटरनल डिटेल्स, नेफ्रॉन की जो कि एक स्ट्रक्चरल यूनिट है एक्सक्रीशन का। उसके बाद हम कैसे यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है और क्या क्या मैकेनिज्म्स हैं जो इसको रेगुलेट करते हैं, और डिजीज़ेस की बात करेंगे। तो बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। तो सबसे पहले अगर हम एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो व्हाट इज एक्सक्रीशन? नाइट्रोजीनस वेस्ट का रिमूवल जो है बॉडी में से, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन को अक्सर ऑस्मोरेगुलेशन के साथ ही पढ़ा जाता है। तो एक्सक्रीशन क्या है? नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल का रिमूवल, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ग्वानिन, और इसके अलावा क्रिएटिन, क्रिएटिनिन, हिप्यूरिक एसिड, ये सारे नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल्स होते हैं। इनका रिमूवल, इसके साथ साथ ऑस्मोरेगुलेशन मीन्स कि कैसे हमारे ब्लड का गाढ़ापन, ऑस्मोलैरिटी मीन्स कि उसके गाढ़ापन कैसे मेंटेन किया जाता है। तो हम इन दोनों चीज़ों को इसी चैप्टर में टेकअप करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन सा नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल है हमारे पास। अमोनोटेलिक, आप जैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है, अमोनिया इसमें एक्सक्रीशन का जो बाय प्रोडक्ट होगा। तो अमोनिया जो है वो कैसे रिलीज़ होता है? अमोनिया ना बहुत पॉइजनस होता है, तो इस वजह से ना इसको काफ़ी सारा पानी रिक्वायर्ड होता है इसके एक्सक्रीशन के लिए। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अमोनिया रिलीज़ करते हैं एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, उनको बोल देते हैं हम अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। तो साथ ही साथ आपने इसके एग्जाम्पल्स याद करते जाने हैं, क्योंकि जो MCQs फ्रेम होंगे वो सारे एग्जाम्पल्स से होंगे। तो क्या है? बोनी फिशेस 1, एक्वाटिक एम्फीबियंस 2 और एक्वाटिक इंसेक्ट्स। ये सारे के सारे कैसे लॉजिक क्या लगाओगे कि क्योंकि काफ़ी सारी अमोनिया है ना, तो यहाँ पर पानी ज़्यादा होता है क्योंकि एक्वाटिक कंडीशंस में, तो अमोनिया का रिमूवल ईजी हो जाता है। सेकेंड टाइप की अगर हम बात करें तो दैट इज यूरियोटेलिक, एज द नेम इंडिकेट्स। यूरिया एज बाई प्रोडक्ट होगा, नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल यूरिया की फॉर्म में रिलीज होगा। तो इसमें कौन आता है? इसमें सारे मैमल्स, बहुत सारे टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड साथ ही साथ मरीन फिशेस। तो ये आपको ये एक एक्सेप्शन की फॉर्म में याद रखिए कि मरीन फिशेस जो हैं वो यूरियोटेलिक होती हैं। ठीक है। अमोनोटेलिक में क्या था? बोनी फिशेस, और यूरियोटेलिक में हमारे पास जो है वो कार्टिलेजिनस फिशेस, मतलब शार्क्स वगैरह। ये हमारी रेपिटेशन है, एनिमेलिया में भी हमने ये बात की थी एक्सक्रीशन की। उसके बाद तीसरी टाइप है यूरिकोटेलिक, एज द नेम इंडिकेट्स, यूरिक एसिड रिलीज करेंगे। तो यूरिकोटेलिक में क्या आता है? ये ना बहुत कम, अब जैसे अमोनोटेलिक थे उसमें तो बहुत सारी पानी की रिक्वायरमेंट थी अमोनिया को एक्सक्रीट आउट बॉडी से रिमूव करने के लिए। जो यूरियोटेलिक है उसमें थोड़ी पानी की कम इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन यूरिकोटेलिक को लीस्ट वाटर रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें कौन आएगा? रेप्टाइल्स 1, बर्ड्स 2, लैंड स्नेल्स 3rd एंड 4th इज इंसेक्ट्स। तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि यूरिकोटेलिक होते हैं इन एक्सक्रीशन। इसके अलावा NCERT एक चीज़ नहीं कवर करती, दैट इज ग्वानोटेलिक। तो ग्वानोटेलिक में हमारे पास ग्वानिन रिलीज होती है। तो ग्वानिन इन स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस, दे बोथ आर ग्वानोटेलिक। तो ये 4 बेसिक तरह के हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एक्सक्रीशंस हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की। अब अगेन वही एनिमेलिया पे जाते हैं। तो अगर हम सीक्वेंस में देखें, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा,
टीनोफोरा। ये तीनों प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स थे सीधा डिफ्यूजन से। आपको याद होगा कॉलर सेल्स ने सारा पानी अंदर लिया और सारा बाहर निकाल दिया, तो साथ में एक्सट्रीशन भी हो गया। कैनाल सिस्टम था, है ना, कोई एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर अलग से तो था नहीं। इसी तरह से ना सिलेंट्रेट्स में ना टीनोफोरन्स में कोई ऐसा कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होता। स्टार्ट करते हैं प्लैटीहेल्मिन्थ्स से। यहाँ पर हमारे पास प्रोटोनेफ्रिडिया, या इसे सिनोनिम्स हैं दो, सोलेनोसाइट्स एंड तीसरा सिनोनिम फ्लेम सेल्स, क्योंकि इसका जो सेल का स्ट्रक्चर था वो फ्लेम से रिजेंबल, कैंडल की फ्लेम से रिजेंबल करता था। तो लेकिन सिर्फ प्लैटीहेल्मिन्थ्स नहीं ऐसे जिनमें फ्लेम सेल्स की प्रेजेंस है। जो एनसीईआरटी का एग्जांपल है दैट इज प्लेनेरिया, फ्लैटवर्म में से प्लेनेरिया की बात की हुई है। लेकिन इसके अलावा इसमें कुछ रोटीफर्स आते हैं। ये एस्करमेंथिस की एक क्लास होती है रोटीफर्स। देन उसके बाद कुछ एनालिड्स आ जाते हैं एंड इसी में ही सेफेलोकॉर्डेटा में से एम्फिऑक्सिस या लेंसलेट आ जाता है। तो इनके अंदर भी फ्लेम सेल्स की प्रेजेंस होती है। तो एनिमेलिया से ये थोड़ा सा कंटेंट हमारे पास डिफरेंट हो गया। तो आपने अपने एनिमेलिया वाले चैप्टर में जाके इसकी भी लिस्टिंग कर लेनी है, सो दैट ये जब डबल रेपिटेशन होता है ना तो हमें कभी भी कन्फ्यूजन्स नहीं होते। अब आगे बात करते हैं अगले स्ट्रक्चर की। अब आ गया अगला ग्रुप। अब जो एनालिड्स हैं उनके अंदर मतलब अर्थवर्म हो गया और बाकी के एनालिड्स हो गए, इनमें नेफ्रीडिया की प्रेजेंस होती है। अब ये स्ट्रक्चर्स एक्सक्रीशन भी कर रहे हैं, ये साथ ही साथ ऑस्मोरेगुलेशन को भी कैरी आउट कर रहे हैं। नेफ्रीडिया के बाद अगला स्ट्रक्चर आता है माल्पिजियन ट्यूब्यूल्स। तो ये कहाँ पर है? कॉकरोचेस के अंदर, मतलब मोस्ट इंसेक्ट्स एंड कॉकरोच, इनके अंदर माल्पिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। आपको याद है माल्पिजियन ट्यूब्यूल्स क्या है? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है 100 से 150 के करीब। ये सारी जो सीलोम है, इसमें हीमोसील होती है ना, ओपन कैविटी, हीमोसील में ये बेद कर रहे हैं, वहाँ से सारा नाइट्रोजीनस मटीरियल इकट्ठा करते हैं और ये डाइजेस्टिव सिस्टम में डाल देते हैं। तो कॉकरोच के अंदर माल्पिजियन ट्यूब्यूल्स की प्रेजेंस। अगली बात करते हैं हम एंटिनल या ग्रीन ग्लैंड्स। तो एंटिनल या ग्रीन ग्लैंड्स क्रिस्टेशियंस, जिसमें प्रॉन्स, क्रैब्स आ जाते हैं, उनका ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एक्सक्रीशन के लिए, एक्सक्रीशन कैरी आउट करने के लिए एंटिनल या ग्रीन ग्लैंड्स की प्रेजेंस। उसके बाद आते हैं हमारे पास टिनीडिया। मोलस्का के अंदर टिनीडिया होते हैं, सी साइलेंट है इसमें। ये क्या है? फेदर लाइक गिल्स होते हैं जो टिनीडिया, ये एक्सक्रीशन एज वेल एज रेस्पिरेशन, ये दोनों फंक्शंस कैरी आउट करते हैं। अब आपको इसके अलावा पता है जितने ऑर्गेनिजम्स एक्वाटिक हैं उनके अंदर गिल्स के थ्रू वो रिस्पायर करता है ना, तो एक्सक्रीट आउट भी चीज़ें कर लेता साथ में। लेकिन किडनीज जो हैं वो वर्टिब्रेट्स के लिए ज़्यादा जो एक्सक्रीशन का काम है उसी में से होता है। लेकिन हाँ, ऐसा ज़रूर है कि किडनी जो इनिशियल ग्रुप्स हैं उनकी किडनी थोड़ी प्रिमिटिव होती है, धीरे धीरे करते करते हमारा जो ह्यूमंस हैं उसके अंदर जाके ये किडनी जो है वो एडवांस हो जाती है। तो सारा का सारा एक्सक्रीशन का जो काम है वो किडनी करना शुरू कर देती है। तो इसका मतलब हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट जिसके अंदर हमने ये कौन से टाइप ऑफ एक्सक्रीशंस हैं और दूसरा कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स किस तरह से एक्सक्रीट आउट करते हैं, ये सारा हमने टिकअप कर लिया। अब हम फर्स्ट इसका टॉपिक उठाते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो थोड़ा सा इसको समझने के लिए आपको किडनीज की पोजीशन समझनी पड़ेगी। हमारे क्या होता है कि ये वाला रीजन दिस इज थोरेक्स, तो थोरेसिक रीजन में 12 हमारे पास वर्टिब्रे होते हैं। तो थोरेसिक रीजन का 12th वर्टिब्रा से लेके लंबर रीजन के 3rd वर्टिब्रा तक, मतलब ये 12 वो हो गया और 1, 2 एंड 3 हो गए। ये टोटल मिला के ये किडनी का हमारा जो है ये रीजन होता है जहाँ पर मिलती है किडनी। तो किडनी कहाँ है? डॉर्सल साइड के, डॉर्सल इज फेसिंग द स्काई, तो हमारे पीठ वाला बैक वाला जो रीजन है दैट इज डॉर्सल रीजन। यहाँ पर भी
इनर वॉल पे किडनी लोकेटेड होती है, इनर साइड पे। तो मतलब जब डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं ना, हमारे एक्टो मीजो एंड एंडोडर्म की फॉर्मेशन होती है, उस टाइम पे ऑर्गन्स भी बनते हैं। तो किडनी आप सोचो कि पीठ वाली साइड पे, बैक पे बिल्कुल पीछे की तरफ चिपकी हुई है। अगर आप इसकी डायमेंशंस देखो ना तो आपको समझ में आएगा कि ऑलमोस्ट हमारी जितनी ये हाथ की डायमेंशंस हैं वैसी सी डायमेंशंस है। आप इसे देखो 10 to 12 सेंटीमीटर्स इसकी लेंथ है। उसके बाद अगर हम देखें इसकी ब्रेड्थ तो वो 5 to 7 सेंटीमीटर्स है उसकी ब्रेड्थ। देन उसके बाद उसकी थिकनेस देखें तो 2 to 3 सेंटीमीटर्स है। तो ये ऐसे लंबी स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं लेफ्ट और राइट साइड के। डायग्राम में आप देख सकते हो कि जो राइट साइड वाली किडनी है वो थोड़ी सी नीचे है। उसका रीज़न क्या है उसका, कि जो लिवर है ना वो इसको थोड़ा नीचे की तरफ पुश करता है। तो इसीलिए राइट साइड की किडनी थोड़ा सा स्लाइटली नीचे है एज कम्पेयर टू लेफ्ट साइड की किडनी। तो आपको अब इसकी पोजीशन अच्छे से पता होनी चाहिए कि हम कैसे कह सकते हैं कि ये बिटवीन द लेवल्स ऑफ लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा, क्लोज टू डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। तो ये आपका MCQ भी फ्रेम होता है, थ्योरी का वन लाइनर भी यहाँ से फ्रेम होता है। अब अगर हम बात करें इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की, आपको पता है राजमा को किडनी बीन क्यों कहते हैं, क्योंकि राजमा जैसा ही बिल्कुल किडनी का स्ट्रक्चर होता है। तो अगर हम देखें तो एक कनकैविटी है, छोटी सी डिप्रेशन जैसा स्ट्रक्चर है। वो जो डिप्रेशन है उसे हम बोलते हैं हाइलम। ये वो जगह है जहाँ पर कि यूरेटर 1, दूसरी चीज़ नर्व्स, तीसरी चीज़ वेसल्स, ब्लड वेसल्स में से आर्टरी एंड वेन, ये दोनों चीज़ें, चारों चीज़ें मिला के इस जगह से दे लीव द किडनी। तो ये वाला पार्ट हो गया हाइलम का पार्ट। तो राइट और लेफ्ट साइड की किडनी का अपना अपना यूरेटर है। अब हाइलम से अंदर की तरफ अगर हम जाएं तो वो जो पूरा किडनी का स्ट्रक्चर है उसके बाहर एक प्रोटेक्टिव कवर है, उस कवर को हम बोलते हैं कैप्सूल। कैप्सूल में, कैप्सूल प्रोटेक्शन के लिए हो गया ना। कैप्सूल के अंदर अगर हम देखें तो बाहर वाला हिस्सा कॉर्टेक्स, अंदर वाला हिस्सा मेडुला। हर जगह पे ऐसे ही है। जब प्लांट एनाटमी की थी तब भी हमने बात की थी, कॉर्टेक्स बाहर वाला हिस्सा था, मेडुला अंदर वाला हिस्सा था। मेडुला को ही हम पित्त बोल रहे थे। तभी भी मैंने आपसे बात की थी कि किडनी में भी एंड इसी तरह एड्रिनल में भी कॉर्टेक्स एंड मेडुला की प्रेजेंस होती है। तो अब जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है वो तो बाहर वाला रीजन है। जो मेडुला वाला पार्ट है उस मेडुलरी पार्ट के अंदर 2 या 3 मेजर कैलिसेस होते हैं। कैलिक्स सिंगुलर, ये वही कैलिक्स वाले स्पेलिंग्स हैं जो हमारे पास हमने सेपल में किए थे प्लांट के फ्लावर के अंदर। तो 2 या 3 मेजर कैलिसेस वो ब्रांच हो गए इनटू माइनर कैलिसेस। उन माइनर कैलिसेस के ऊपर मेडुलरी पिरामिड्स की प्रेजेंस है। मेडुलरी पिरामिड्स जो स्ट्रक्चर्स हैं उन दो, जैसे ये 2 मेडुलरी पिरामिड्स हैं, इनके बीच में एक स्पेस है दैट इज कॉल्ड रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनाई। साइंटिस्ट के नाम पे रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनाई कहलाता है। तो ये तो हो गया एक मेजर इसका किडनी का स्ट्रक्चर हमारा। तो अब अगर हम बात करें किडनी के स्ट्रक्चरल यूनिट की, तो यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट जो है उसे हम बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, या इसी चीज़ को, इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं नेफ्रॉन। तो अब जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, वो आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि ऐसे कप शेप स्ट्रक्चर है। उस कप शेप स्ट्रक्चर के अंदर ग्लोमेरुलस है। ये कप शेप स्ट्रक्चर जो है दिस इज कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। ये वाला स्ट्रक्चर जो है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स की प्रेजेंस है दैट इज ग्लोमेरुलस। ये दोनों मिला के कहलाती है मल्पीजियन बॉडी। इस मल्पीजियन बॉडी के बाद एक कॉन्वोल्यूटेड मतलब ट्विस्टेड पार्ट है, बिकॉज ये आगे वाला हिस्सा है, वी कॉल इट प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल नीचे की तरफ जाते हुए एक हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। जैसे जूड़ा पिन होती है ना, वैसा एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। उस लूप में क्योंकि वो ब्रांच नीचे की तरफ जा रही है, वी कॉल इट
डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले। और उसी तरह से ये यू शेप स्ट्रक्चर बना के जब वो ऊपर की तरफ दूसरी ब्रांच आ रही है दूसरी साइड पे, दैट इज कॉल्ड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले ओपन्स इनटू डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ये जाकर कलेक्टिंग डक्ट के साथ मर्ज कर जाता है। तो जो कलेक्टिंग डक्ट है, हर कलेक्टिंग डक्ट के साथ मल्टीपल जो ट्यूब्यूल्स हैं यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आके अटैच होते हैं। अगर हम देखें फैक्ट वाइज तो एक किडनी के अंदर 1 मिलियन यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो आप देखो 2 मिलियन यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। ये बिल्कुल प्रॉपरली जैम पैक्ड पड़े हुए होते हैं ये ट्यूब्यूल्स जो हैं किडनी के। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये हमारे पास एक बेसिक हमें आइडिया देता है। अब देखो जो कॉर्टिकल रीजन है उसके अंदर मेलपीजियन कार्पसल मतलब मेलपीजियन बॉडी, जिसके अंदर आपका ग्लोमेरुलस एज वेल एज बोमेन्स कैप्सूल, ये दोनों चीज़ें आ गई। ये अलॉन्ग विद पीसीटी एंड डीसीटी, ये सारा हिस्सा कॉर्टिकल रीजन में प्रेजेंट होता है। लेकिन जो वो लूप ऑफ हैनले है ना वो डिप करता है इनटू मेडुला। ज़्यादातर जो हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं दे आर कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, क्योंकि ना इसमें लूप ऑफ हैनले बहुत थोड़ा सा मेडुला के अंदर जाता है। कितना 85% कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नेफ्रॉन्स होते हैं जिसमें लूप ऑफ हैनले डीपली इनटू मेडुला चला जाता है, तो वो सिर्फ 50% ऑफ द टोटल नेफ्रॉन्स ऐसे होते हैं जो लूप ऑफ हैनले जिनका मेडुला में चला जाता है, उनको बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। जक्स्टा जहाँ पर भी वर्ड आएगा वो जॉइंट के लिए, मतलब कहीं भी कोई जंक्शन होता है ना तो उस जगह को जक्स्टा वर्ड यूज़ किया जाता है। तो अब और क्या होता है कि ना अब जो ये वोमेन्स कैप्सूल था, वोमेन्स कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस पड़ा था। तो ग्लोमेरुलस में पता है कैसे होता है, ये एक साइड से एफरेंट आने वाली, ईफरेंट एग्जिट करने वाली, बीच में यहाँ पे काफ़ी सारी कैपिलरीज का नेटवर्क पड़ा है। एफरेंट आर्टेरियोल, ईफरेंट आर्टेरियोल। जो ईफरेंट आर्टेरियोल है ना वो निकल के ना पूरे लूप ऑफ हैनले के ऊपर स्ट्रक्चर बनाएगी। जब वो ईफरेंट आर्टेरियोल निकलती है ना तो वो ब्रांचेस बना देती है, उसे बोलते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी का नेटवर्क लूप ऑफ हैनले तक एक्सटेंड कर जाता है। तो अब इसको बोल देते हैं वासा रेक्टा। वासा रेक्टा का ये फीचर है कि वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में नहीं होता, एब्सेंट होता है, और जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स है ना उनके अंदर ये वासा रेक्टा की प्रेजेंस होती है। तो मतलब ये यहाँ से हम कॉर्टिकल और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स को भी सेपरेट कर सकते हैं। मेजर चंक 85% कॉर्टिकल बनाते हैं, 15% जक्स्टामेडुलरी। कॉर्टिकल में लूप ऑफ हैनले ज़्यादा बड़ा नहीं है, इधर जक्स्टामेडुलरी में लंबा है, मेडुला तक एक्सटेंड हो रहा है। कॉर्टिकल में वासा रेक्टा एब्सेंट है और जक्स्टामेडुलरी में वासा रेक्टा की प्रेजेंस है। इस वीडियो में हम इतना ही टेकअप करेंगे।